नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और आज कुछ बातें बहुत प्लेनली ओपन डिस्कस होंगी आज इस प्रोग्राम में। आज आपको राजनीति की एक टेक्स्ट बुक जो होती है ना, वो क्या कहती है, नेता कैसे बनता है, ये आज हम आपको बताएंगे। पहला मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी, आज प्रोग्राम में आए। सर बहुत स्वागत आपका। सब ठीक सर, स्वास्थ्य ठीक? और दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ ही प्रोग्राम में। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। सर हम जैसे मैंने कहा भी आज हम बताएंगे नेता कैसे बनता है। जैसे रेसिपी होती है ना सर, चाय बनाने की रेसिपी। भाई एक पैन लीजिए, पानी डालिए, पानी को उबालिए, पानी उबल जाए तो पत्ती डालिए, उसके बाद जब रंग छोड़ दे तो थोड़ी चीनी मिलाइए, अदरक या इलायची अपने स्वाद अनुसार डालिए और फिर दूध डालिए। लेकिन ध्यान रखिए कि चाय पतीले के बाहर ना निकले। एक तापमान तक उसको उबालना है, फिर गैस बंद कर देनी है। यही आज बिहार में पता चला है हमको। नेता कैसे बनता है, नेता कैसे बनता है। आप पहले कोई मुद्दा ढूंढिए, मुद्दा मिल जाए तो उसमें जाके शामिल होइए, थोड़ी सी आग लगाइए, लेकिन एक तापमान तक, हाथ से बाहर ना निकल जाए मामला। उसके बाद ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर आपको प्रदर्शन करने की इजाजत ना हो, वहां बैठे रहिए जब तक पुलिस ना आ जाए। पुलिस आ जाए तो पुलिस के साथ धींगा मस्ती मत कीजिए, पुलिस जहां ले जाए चुपचाप चले जाइए। कोर्ट आपको बेल देने के लिए कहे तो आप कहे मैं सशर्त बेल नहीं लूंगा, आप मुझे जेल भेज दीजिए, और आप जेल चले जाइए। और हिंदुस्तान में जो आदमी जेल चला गया वो नेता बन गया। सर अभी तक यही सुनते थे, आज बिहार में हमने प्रशांत किशोर के साथ यही होते हुए देखा है सर। वो आदमी जबरदस्ती जेल गया है, मैं बेल नहीं, कोर्ट कह रहा है बेल लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया है, अरे मैं बेल नहीं लूंगा सर, मुझे जेल डाल दीजिए। सर नेता बनते हैं इसे? नहीं, मैं तो बुनियादी तौर पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा 50 साल का मेरे मित्र गवाह हैं, पॉलिटिक्स में मेरा 50 साल का इन्वॉल्वमेंट है। नेता छोड़िए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनने के लिए एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। और मैंने अरुण जेटली के सामने राज्यसभा में कहा था कि मैं उसको पॉलिटिकल वर्कर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने अपने विचार के लिए तकलीफ ना उठाई हो, जूझा ना हो, बहस ना की हो, जेल ना गया हो, घर बार में नुकसान ना उठाया हो। हम लोग जब आए थे कांग्रेस के खिलाफ, गैर कांग्रेसवाद की हमारी राजनीति थी, हम जेल जाते थे, हम लोग तकलीफ उठाते थे, पुलिस से पिटते थे, घर बार छोड़ते थे, सुख सुविधाओं को त्यागते थे, तब जाकर के पॉलिटिकल वर्कर बनते थे। और मैं आज तक भी 50 साल से उसी विचार पर हूँ। ये गवाह है मेरे मित्र, मैं इतना भी नहीं बदला हूँ। समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया का था, बाद में चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और नाव नीतीश कुमार जी, जो इश्यूज तब थे जो कि तब राजनीति में तात्कालिक तौर पे सवाल उठा। हमको बाजीगर नहीं है, हम लोग एक सिस्टम के खिलाफ हैं, एक सिस्टम के पक्ष में हैं। जब हम आए थे कांग्रेस पार्टी को क्यों हटाना था? ये किसान की नहीं थी, मजदूर की नहीं थी, गरीब की नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई सरकार बदलना ही कोई नहीं होता, बस सरकार क्यों बदली जाए, बदल करके फिर कैसे विचारों की सरकार है, ये लक्ष्य होते थे पहले। और भी माफ करना, अब तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास कार कोठी वैनिटी वैन है, वैनिटी वैन याद आ गई आपको? सर वैनिटी वैन हुई तो क्या प्रॉब्लम है सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ लोगों से कल से। प्रशांत किशोर को कल वैनिटी वैन दिखाई दी, भाई बैठे मैदान में बैठे हैं वो प्रदर्शन करने के लिए। सर सुबह जंगल पानी सबको जाना होता है, उन्होंने कर सकते थे, एक वैनिटी वैन खड़ी कर दी सर। ऐसा गांधी जी जो सो तो जमीन पे ही रहे थे, गांधी जी के वर्धा में अपना पखाना भी साफ करना पड़ता था। ये साधना है, ये मौज मस्ती की जगह नहीं है राजनीति। ना सर ऑन अ सीरियस नोट, मौज मस्ती करने तो वो आदमी नहीं गया था सर। 2 साल से घूम रहा है बिहार में पैदल पैदल। अब इशू उनका ये है कि भाई मुझे सत्ता परिवर्तन करना है, मुझे ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रही, कौन सी सत्ता का, ये मुझे पुराने जमाने की पॉलिटिक्स ही नहीं चाहिए। कौन सी जमाने? ये नीतीश कुमार की, लालू यादव, नीतीश कुमार की क्या पॉलिटिक्स है, लालू की क्या पॉलिटिक्स है, बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है? तीनों की एक सर्टेन पॉलिटिकल फिलॉसफी है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो 100 साल की उसकी पुरखों की विरासत है, यूनिटी से एग्री विद इट। उसमें अटल बिहारी की, आडवाणी जी की, जोशी जी की और अब मोदी जी की, इनकी सबकी तपस्याएं लगी हुई हैं। यूनिटी से एग्री विद देयर पॉलिटिक्स, लेकिन वो एक है, उसके विचार हैं आर्थिक सामाजिक। जहाँ तक हम लोगों सोशलिस्टों का है, हम लोगों का है, हम ये मानते हैं कि जो स्थापित
वर्ग सत्ता पे या अर्थ सत्ता पे या सामाजिक सत्ता पे हैं, उसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि समाज में कटुता ना फैले। तो वो आदमी पूछ रहा है आपकी इस लेगेसी ने, आपकी विचारधारा ने क्या दे दिया बिहार को? बिहार का बच्चा आज भी मजदूर बनता है, बाहर जाकर के पलायन करके मजदूरी तो करता है, क्या करता है? उसके तो कारण है ना, बिहार जो है ज्योग्राफिकली जैसा बसा हुआ है, ना यहाँ समुद्र का किनारा है ना पहाड़ का किनारा है। बिहार का जब बंटवारा हुआ है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने बड़े शहर हैं, जमशेद नगर लगा लो, रांची लगा लो, धनबाद लगा लो, जितने कारखाने हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सब झारखंड में चले गए। और ये बिहार को नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने मिलकर खराब किया, ऐसा नहीं है। आप 50 साल से देख लीजिए, वहाँ न इंडस्ट्री आई है ना वहाँ कुछ आया है। तो ये कोई हमने या बीजेपी ने खराब किया, ऐसा थोड़ी है। हाँ, लालू ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में उसमें वैमनस और आक्रामकता बढ़ा दी थी, जिसको नीतीश कुमार और बीजेपी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के सवाल पर हम या बीजेपी को लालू जी से कोई कम प्रयत्नशील नहीं है। नहीं सर, लेकिन 35-40 साल से आप और लालू जी, मतलब आप जेडीयू, बीजेपी, लालू जी, यही तो राज कर रहे हैं सर। 40 साल तो बहुत होते हैं। उससे पहले 50 साल क्या हुआ? कोई जो इंडस्ट्री लगी हो, नेम 4-5 चीनी मिलें थी, वो बंद होगी। कोई कारखाना 1990 तक आया हो, वो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कोई नए शहर बने हो, आज आप पटना में जाइए, आप पटना में जाएंगे तो कई जगह लगेगा जैसे मुंबई के उस पर घूम रहे हैं आप। मरीन ड्राइव बना, मरीन ड्राइव पे मैं गया हूं वहां पे। आज वहां की सड़कों को देख के लगता है जैसे कनाट प्लेस में घूम रहे हैं आप। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी शर्त है। तो आप पीके को, प्रशांत किशोर को नेता भी नहीं मानते और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है? देखिए, प्रशांत जी नीतीश जी के साथ और हम लोग के साथ कई महीने रहे और उनमें चुनाव का संचालन करने की उसकी एक क्षमता थी, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और मेरे दोनों मित्र भी एग्री करेंगे, बिहार में नया मोर्चा, नए सवालों के लिए कोई स्कोप नहीं। वहाँ पॉलिटिक्स भी और आइडियोलॉजी भी पोलराइज्ड हो चुकी है। एक एनडीए है और एक लालू प्लस है। किन वर्गों की रहनुमाई करेंगे? वो क्या सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं? देयर इज नो स्कोप। क्या वो राष्ट्रवादी शक्तियों के संचालन और एकीकरण के लिए लड़ रहे हैं? देयर इज नो स्कोप। वो स्कोप तो पहले से बंद है वहां पर। नया सवाल कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ बिहार। उसके लिए हमारी पार्टी, सरकार सब लगे हुए दिन रात। तो वहां स्पेस ही नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, बिहार में कोई फोर्स की कोई स्पेस ही नहीं। बिहार में क्यों? कई और राज्यों में अच्छी अच्छी पार्टियां खत्म होगी। आज हरियाणा में क्या स्कोप है? कांग्रेस प्लस बीजेपी। मैं लोकदल में रहा हूं, 20 साल तक लोकदल का राज रहा हूं, आज कोई स्कोप नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा की अकेले सरकार हुआ करती थी यूपी में, आज कोई स्कोप नहीं है। पोलराइजेशन हो गया पॉलिटिकल फोर्सेस का। जो आदमी 50 साल से किन्हीं सामाजिक शक्तियों के एकीकरण के लिए, उनके बलवतीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं और टेस्टेड हैं, उस पर यकीन करेंगे कि जो एक नया आदमी आकर के कहेगा नहीं ये सब गलत है, मैं ठीक हूं। हम लोगों ने कई साल जेलें काटी हैं उन सवालों के लिए जो सवाल वो आज उठा रहे। ठीक है सर। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? मैं बुनियादी सवाल पा रहा हूं। सर आप इसका जवाब दे दीजिए, पूरा प्रोग्राम इसी पे। आज पूरा प्रोग्राम इसी पे। जाने दो पीके को। नहीं, मेरे दो मित्र बैठे हैं। राहुल गांधी वो सवाल उठा रहे हैं जो 1948 में लोहिया, जेपी और नरेंद्र देव ने उठाए थे। वो भाजपा वाले सवाल नहीं उठा रहे, माफ करना, वो उठा रहे हैं सोशलिस्टों के सवाल। हम ही ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो पिछड़े में अपर कास्ट का गरीब भी था, महिलाएं भी थी। कर्पूरी ठाकुर जो फॉर्मूला है आपकी जानकारी के लिए, उसमें पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं जी, महिलाएं हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और जो राहुल गांधी आज उठा रहे हैं उनको बहुत उग्रता के साथ और आक्रामकता के साथ हम उठा चुके हैं। 2 सरकारें हमने कुर्बान की हैं। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया था, उनकी सरकार चली गई। इससे अतिरिक्त कौन सी कुर्बानी राहुल गांधी करेंगे? एक, मैं उस पार्लियामेंट में था जब वीपी सिंह मंडल लाए हैं, इनके पिताश्री ने 3 तो गिलास पानी पिया और कोई गाली नहीं छोड़ी पॉलिटिकल, जो इन्होंने आरक्षण को और सामाजिक न्याय की पार्टियों को न दी हो।
तो अब ये और उसमें कौन सा नया करिश्मा करना चाहते हैं। एक तीसरा, ये 50% की जो कैप है वो एनडीए की सरकार ने खत्म कर दी। आरक्षण हमारा 50 का था, मोदी सरकार ने 10% का इकोनॉमिक सेक्शन का कर दिया, वो कैप अपने आप खत्म हो गया। हाँ। एक भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी जातिगत जनगणना के कोई खिलाफ। तो इन अ सेंस सर, मैं आपने जो भी मतलब और बड़े संक्षेप में आप देखिए कैसे उन्होंने अपने अनुभव से पूरे देश की राजनीति जो है वो डिस्क्राइब कर दी। मुझे सर की बात जो देख करके लगा कि भाई प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई नया विचार नहीं है और स्पेस भी नहीं है, और जो बातें आप कह रहे हो या जो आपके मुद्दे हैं उसके हीरो, उसके नायक बहुत सारे लोग पहले से हैं, खलनायक भी हाँ, जो वो पहले से कह रहे हैं और उन्हीं में बटी हुई है राजनीति। सर आप मानते हैं पीके नेता बने कि नहीं बने? मेरा मानना है कम से कम पीके ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सौरभ, मेरा ये मानना है कि जो भी मेहनत करता है भाई, आपको भी ये जज्बा चाहिए कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे थे, उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे, उसके बाद आप खुद राजनीति के अंदर उतर आए और उतरने के बाद आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आप, मुझे तो वो दिन भी याद है जब मैं तिहाड़ जेल के सामने था, अन्ना हजारे जी को बंद कर दिया गया था और उसके बाद कैसे रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ, मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा उन तमाम चीज़ों का। तो पीके नेता तो बन गए, इतना मैं कहूंगा। और ये भी कहूंगा आप उनकी जर्नी को, उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल की जर्नी से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा थॉट था, पीके के पास वो बड़ा थॉट नहीं है। वो एंटी करप्शन आंदोलन से निकल कर आए थे। अब अरविंद क्या हो गया, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जेल जाने से आपने प्रेजेंस अपनी दर्ज करा दी है और कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ा काम छात्रों के सहारे ही शुरू होता है। सर तो इसके गवाह रहे हैं, सर ने देखे हैं कि कैसे बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए और जो समाजवादी राजनीति है वो छात्र आंदोलन से ही खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा पीके इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं और बिहार की जनता कैसा रिस्पांस देती है। अभी तक ठंडा रिस्पांस, वो कह रहे स्पेस ही नहीं है भाई। आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, प्रोडक्ट के मार्केट में जगह ही नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और किस तरीके से उसको मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। ये दोनों चीजें आपकी इस कला पर भी निर्भर करेंगी ना सौरभ। अरविंद केजरीवाल एक थॉट, एक प्रोसेस लेकर आए और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। क्या क्या वो कहते थे और क्या क्या करते थे। अब प्रशांत किशोर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो कैपेबिलिटी तो है ना हमने। अब वो कितना लोगों को संगठित कर पाते हैं, एकजुट कर पाते हैं। हम शुरुआत में हम जब आम आदमी पार्टी को देखते थे तो हमको भी लगता था कि ये क्या कर पाएंगे दिल्ली के अंदर, लेकिन एक चमत्कार हुआ ना, तो किस्मत है भाई। अब प्रशांत किशोर की जो रास्ते हैं वो किस तरह खुलते हैं। दिमाग तो उन्होंने लगाया ना कि 14 दिन जेल में रह रहे हैं और कह रहे हैं मैं जेल से ही अनशन करूंगा, तो 3-4 दिन अभी और हेडलाइन बनेंगे। और ठीक है, नीतीश कुमार को भी जेल में केवल पानी पीऊंगा। आप पानी पियेंगे, वो अच्छी बात है। तो अब नीतीश कुमार को भी, प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाना नीतीश कुमार को सूट करता है। वो लोग कह रहे हैं आज की नीतीश जी ने पीके को नेता बना दिया। आप सहमत हैं क्या? वो तेज प्रताप के लिए एक चैलेंज तो है ना। जो एंटी नीतीश वोट है या नीतीश के खिलाफ जो वोट पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं वो तेज प्रताप के वोट को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश तो करेंगे। माफ कीजिएगा, तेजस्वी के वोट को कहीं ना कहीं काटने की कोशिश करेंगे ना प्रशांत किशोर। तो ये एक्सपेरिमेंट भी चल जाएगा। और अगर पीके कुछ भी कर दिखाते हैं चुनाव में, कुछ भी हासिल करते हैं, तो फायदा नीतीश कुमार जी का ही है। वोट कटेगा, किनका कटेगा? एंटी नीतीश कुमार वोट जो है वो अगर बटा, और नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, वो इस बात को सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति के अंदर एक स्पेस है। अब तेजस्वी में कितना डेंट लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं। गायब रहे पूरे सीन से, मुझे तो हैरानी है किस बात की है। इतना कुछ चल रहा है पिछले 15 दिन से, पूरा पटना आंदोलित है और उसमें तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखाई। तो ये मुझे कई बार अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों के साथ दिखता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जब हाथरस का कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उस समय अखिलेश यादव इंग्लैंड में थे। कोई बड़ा नेता होता तो अगली फ्लाइट लेता, वापस आ जाता। उनके लड़के यहाँ के हाथरस में सेल्फी खिंचा रहे थे। तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इस तरह के जो नेता पुत्र हैं, ये मतलब जब अपनी सत्ता होती है तो लाइमलाइट रहते हैं ना, हाँ, नेता पुत्र हैं सारे। देखिए, आप पीके को, मतलब मैं कहूँगा देश के इतने बड़े शो में डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने काम तो कर दिया अपना, और ऐसे हर टीवी में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा पीके से पर्सनल संबंध है। मैंने 2014 में कैंपेन था, मैं बाबा रामदेव के साथ था, तो जितने भी सन्यासियों के अराउंड वो कैंपेन करते थे, 14, 15, 16 तक मेरी मित्रता रही। उसके बाद वो आउट ऑफ टच हो गए। तो व्यक्ति शार्प है, मानना पड़ेगा। उसका अच्छा बैकग्राउंड है, वो यूनिसेफ वगैरह से आया है। फिर वो नरेंद्र मोदी के घर में, मतलब जब उनका जो
गुजरात का निवास था, उसी के घर में उनका ऑफिस बना था, तो वहां से एक्सेस लेते शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर चुका होगा। सबके साथ तो कर मतलब लिया। उधर कैप्टन अमरिंदर, उधर ममता जी, उधर स्टालिन, उधर वायएसआर, इधर केजरीवाल, राहुल, कोई नहीं छोड़ा। तो उसको समझ तो है, और इतने लोगों ने एक्सेस दी है अपनी, इतने अरे, बड़े बड़े लोग लोगों के कहते साथ हैं- काम लोग- करना। लोग कहते हैं समझ, बहुत ज्यादा समझदार हैं वो, पार्टी ऐसी पकड़ते हैं जो लेकिन जीतने लेकिन वाली लेकिन होती है। लेकिन जो अभी त्यागी जी ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके पास पॉलिटिकल स्पेस है क्या? जो दिल्ली में खाली थी, जो पंजाब में खाली थी, बिहार में पॉलिटिकल स्पेस नहीं खाली है। वहां की हर तरह की विचारधारा के ऊपर कोई काबिज है, राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर कोई काबिज है, सुशासन बाबू सुशासन पे काबिज है, और अगर कुछ बचे हुई स्पेस है जो यादव स्पेस है, सर, लेकिन मुस्लिम स्पेस है, उस पे तेजस्वी काबिज सर है। ने भी ये बात की, ये ट्रेडिशनल थॉट है सर। लेकिन कोई आदमी अगर ये कहे, अब वो क्या कह रहे हैं जाकर, क्या कभी मैंने उनके भाषण मैंने उनके सुने, मैं भी सिवान में गया था जब ये यात्रा निकाल रहे थे, तब वो लोगों से कहते तुमको क्या मिल गया भाई 40 साल में, मुझे बता दो 40-50 साल में आज तक बिहार को क्या मिल गया? सबको तुमने आजमा के देख लिया, क्या मिला तुमको उससे ज्यादा? आज यही तो आप क्लेम कर सकते हैं नीतीश कुमार की भी, थोड़ी हमारा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ठीक हो गया, बिजली की व्यवस्था थोड़ी ठीक हो गई। इसके अलावा बच्चे तो तुम्हारे उसी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, बीमार पड़ जाओ तो अस्पताल नहीं, नौकरी नहीं तो तुमको बाहर जाना पड़ता है, मैं सब बदल दूंगा, मौका दो। ऐसा है कि जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की, या जो अभी मेरे मित्र जिक्र कर रहे थे राष्ट्रवाद की, दो धाराओं की राजनीति इस समय देश में चल रही है। यू में एग्री, यू में डिसएग्री। कुछ सोशल फोर्सेस ऐसी, जैसे बिहार का मैं आपको बताऊं, जो मंडल कमीशन लगा था उस समय मैं संसद में था, उस समय जो जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ों की संख्या 52% आंकी गई थी, ये मंडल कमीशन में लिखा है। अब हमारी बिहार की सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई है, इसमें बीजेपी भी शामिल है, के लोग कहते हैं वो नहीं शामिल है, वो 64% निकली है। तो एक कंसेप्ट है, यू में डिसएग्री, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिनकी 64% आबादी है उनके 8% लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिनकी 12% हिस्सेदारी है। अब इसमें कई लोग असहज हो सकते हैं। हाँ, हमारे में और लालू जी के जो सामाजिक न्याय का आंदोलन, उसमें एक फर्क है। नीतीश कुमार ने स्वर्ण आयोग भी बनाया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है स्वर्ण के, उनके लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, उनके लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने 10% का। तो हमारे में व्याकुलता नहीं है, हमारे में एग्रेसिवनेस नहीं है, हमारे में नफरत नहीं है। लालू जी का जो आंदोलन सड़कों पे चला था 1990 का, मैं चुके था उस पार्टी में, वहाँ सड़कों पे मारपीट हो रही थी, हजारों लोग घायल हुए हैं, घर लूटे हैं, दीवारें टूटी हैं, सड़कें बंद रही हैं। तो वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ा गया अराजक आंदोलन था। जो अब ये युग है, अब माफ करना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी बीजेपी नहीं है। जो भाषा, जो शब्दावली नरेंद्र मोदी जी ने दी है बीजेपी को, उसमें जिन राज्यों में अपर कास्ट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आज पिछड़ी जातियों के। ये युग भी बदला है, धारणाएं बदली हैं, समाज का विकास भी हुआ है, नए नियम भी बने हैं। आज मध्य प्रदेश में बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर है, जब 77 से लेकर के बाद तक सारे अपर कास्ट के रहे। अब जो मोदी का और नीतीश कुमार की जो एग्रेसिवनेस है पिछड़े सवालों की, वो किसी के खिलाफ नफरत में भरी हुई नहीं है। जो हमारे मित्र थे जिनके साथ में रहा हूँ, वो कहते थे 3000 साल के अपमान का बदला लेना है। किससे लेना है? नीतीश कुमार ऐसा नहीं कहते, और माफ करना मोदी जी भी ऐसा नहीं कहते। हम ये लोग अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो इसमें वो उग्रता नहीं है जो उग्रता उन्नाव। मैं मंडल कमीशन में मैं भी साथ था, मुझे भी उसका तंज झेलना पड़ा है। मेरे घर के बाहर 50 लड़के रोज गाली गलौज करते थे, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना हुई तो मुझे नहीं किसी आक्रोश का मुकाबला करना सर, समाज की वास्तविकता दिखाते हुए ये सवाल जो आप लोगों के हैं, या आपने जो मुद्दे उठाए, इतनी बड़े बड़े लीडर नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, अगर ये सब कुछ है, विचार भी है, समाधान करने की इच्छा भी है, और आपके पास एक इतना बड़ा ब्रॉड बेस है, उस सब के बीच में ये प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत कहाँ आ जाती है? नहीं, ये आंदोलन एक तो माफ करना पीके का नहीं है, BSc के लेकर के जो लड़कों का है, पुनः परीक्षा होनी चाहिए, ये वहाँ के लड़कों का एक तात्कालिक तौर पर उभरा हुआ आंदोलन है। ही इज नॉट द जन्मदाता, ही इज नॉट, राइट, है ना। तो किसी आंदोलन में जाकर के आप धरने पे बैठ जाएं, यू आर ए वेरी नोन पर्सनैलिटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मेरे भी अच्छे मित्र रहे, नीतीश कुमार जी के साथ थे, वो
वो नीतीश कुमार जी के भी घर में रहे कई महीने, जैसे वो मोदी जी के घर में रहे हैं। हाँ, उन्होंने कई किस्से मुझे मोदी जी के भी सुनाए थे, कसीदे। मोदी जी रात को 2 बजे भी आते थे तो फाइलें देखते थे, ये मुझे उसने बताया। किसी पूंजीपति की हिम्मत नहीं थी कि उसके हाथ में पैसा दे दे, ये मुझे पीके ने बताया। सुबह 6 बजे भी उठते थे तो ही वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड, ये मुझे पीके ने बताते। ऐसा नहीं है। 2-4 और सर और अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सर, अच्छा लग रहा था। तीनों ही बड़े मजेदार थे। हाँ, और मुझे पीके ने बताया। फिर नीतीश जी से क्या हो गया सर, अलग क्यों हो गए थे? नहीं, किससे अलग नहीं हुए? मोदी जी से क्यों अलग हो गए? स्टालिन से क्यों अलग हो गए? ममता से क्यों अलग हो गए? अमरिंदर से क्यों अलग हो गए? केजरीवाल से क्यों अलग हो गए? भाई फ्रॉम नीतीश कुमार। आज तो हम नीतीश कुमार जी के बारे में ही जान सकते नहीं, ऐसा है, नीतीश कुमार जी को पिता तुल्य कहते थे मेरे सामने कि नीतीश जी पिता तुल्य हैं। नीतीश कुमार जी ने तो उनको वो रुतबा जलवा दिया जो उन्होंने अपनी पार्टी में हमें भी नहीं दिया, जो हम 50 साल से साथ हैं। उनको सीधे उपाध्यक्ष बनाया था। उनको उपाध्यक्ष नहीं, बाकायदा कार्यकारी। अच्छा। हाँ, और उसमें संदेश था कि ये संभालेंगे पार्टी को मेरे बाद। तो मुझे तो अफसोस ये है कि उस हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी को भी इस आदमी ने खो दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहता है? नहीं हो पॉलिटिकल सकता। और रूलिंग पार्टी कुमार ने दी। चीफ मिनिस्टर आप कह रहे अपनी पार्टी दे दी थी, बनाओ तुम चलाओ। हाँ, और जहां पता है उनका कोई नॉन वारिस नहीं है। नीतीश कुमार जी परिवारवादी नहीं कि उनका बेटा संभाल रहा है, भाई संभाल रहा है। और पार्टी में इसको लेकर डिसकंटेंट भी था, क्योंकि पार्टी डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज की थी। पिछड़ों की थी, अच्छी पिछड़ों की थी, दलितों की थी, और उसमें ब्राह्मण समाज का एक कुलीन आदमी, नोट गरीब ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल कुलीन, उसको सौंप रहे थे। सर ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, मतलब कि आप जैसे सब लोगों को ये था मैसेज कि भाई ये आदमी बिल्कुल, चलाएगा बिल्कुल, पार्टी बाकायदा हमारी। था, बाकायदा था। मैं तो पीके बैठे हूँ तो हम कोई अनफ्रेंडली आदमी नहीं है, उनके सवालों से हमारी डिसएग्रीमेंट है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एंड ही वाज टेकिंग डिसीजंस आल्सो। हाँ, मतलब डिसीजन तो नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में सब लोग लेते हैं। जो नीतीश कुमार जी का टेम्परामेंट है, वो सही फैसला नहीं, गलत नहीं, इसमें इन्वॉल्व सबको करते हैं, अनलाइक अदर लीडर्स। बट पीके वाज या ऑफ कोर्स। अब मैं यही आपसे विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, हम चारों लोग बैठे हैं, क्या पिछड़ों के, अति पिछड़ों के किसी वोट बैंक को वो आकर्षित कर सकते हैं? आई से नो। क्या अपर कास्ट के किसी सेक्शन को, जिसका नेतृत्व कैलाशपति मिश्रा से लेकर के और अब तक सीपी ठाकुर तक होता रहा, और भी कई नेता रहे, क्या उसको कर सकते हैं? वो नो। तो अपनी ब्राह्मण एंटिटी से भी बचते हैं, वो अपना नाम भी पूरा नहीं लगते हैं। कोई बहुत से कहता है लोगों तो को उसको मालूम ही नहीं ब्राह्मण है। अब बहुत लोगों को नाम भी नहीं मालूम, जब और भी कोई एक बोलता है चीज़ तो में बहुत बचते हैं। जिम्मेदार सर ये सवाल, बट आपने जो प्रश्न किया कि कौन वोट देगा, किसको अट्रैक्ट करेंगे, क्यों हम इसको जाति के प्रिज्म से ही क्यों देखें? क्योंकि जाति के आधार पर वोट हो रही हैं। That is जाति के आधार पर राजे महाराजे चुनते जाते रहे हैं। जाति के आधार पर सारे मुख्यमंत्री और सारी चीजें तय होती रही हैं। अब जब हम कहते हैं तब एपीरिय लगता, आप करते रहते हो तो एपीरिय नहीं लगता। कोई इसके अलावा सोचने का, वोट देने का नजरिया नहीं हो सकता जाति के अलावा बिहार में? मैं वास्तविकता जानना चाह रहा हूं। मैं बिहार में, मतलब शायद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसमें मैं ट्रैवल नहीं किया हूं बिहार के अंदर, और जाति है वहां, जाति नहीं है, नहीं जाती है, जाति ही नहीं, जाति ही नहीं है, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। जाति ही और नहीं। वहां पे आदमी सोच के बैठा हुआ है कि मैं इस कास्ट का हूं, मुझे इसके साथ जाना है। जैसे मुस्लिम यादव समीकरण, वो इतना स्ट्रांग है कि तेजस्वी को बहुत अच्छी तरह पता है, जब तक ये मेरे साथ है मेरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा थोड़े आगे। यही अखिलेश को पता है कि 25 से 30% है मेरे पास रखा हुआ, मेरी जेब में रखा है। यही अखिलेश को पता है, इसी आधार पर पार्टी चलती है। सर ने भी पीके वाली बात बताई, तो मैं एक बात और बता दूं, जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पीके बनाने गए थे, तो पीके ने वहां पर पार्टी में आने की बात कही, और पीके ने कहा कि मुझे बता दिया जाए जो अभी केसी वेणुगोपाल है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि आपको चुनावी रणनीतिकार की जरूरत हो सकती है, उनके यहाँ कई और भी हैं, लेकिन पीके चाहते थे कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के बाद का सबसे शक्तिशाली पद है, वो उसकी इच्छा रखते थे। तो कांग्रेस में तो बड़े बड़े घाक बैठे हैं, वहां उनकी दाल नहीं गल पाई, तो चाहते कांग्रेस में चलाऊंगा। वही चाह रहे थे कि डिफेक्टो कांग्रेस प्रेसिडेंट वो हो, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। और मैं ये मानता हूं कि बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। पीके प्रयास कर रहे हैं, पीके के उस प्रयास को सराहना भी चाहिए कि भाई एक ऐसा आदमी है जो निकलकर अपने राज्य की उस तरह की पदयात्रा कर रहा है या यात्रा कर रहा है। आप उनके पद के लिए यात्रा,
पद, अब सर देखिए, नेता जो राजनीति के अंदर आता है, पद तो सबको- नेता सब पद तो आकांक्षा सबको तो है चाहिए, पद की, वो आकांक्षा तो बिल्कुल सब- गलत नहीं, बट मैं पद भी तो मानता दे हूं। दिया था नीतीश कुमार जी ने, हाँ, जैसा दे सर ने दिया, बताया, और दे पद ही दिया। नहीं पावर भी दे दी थी। पावर भी दे दिया था, लेकिन नहीं पट पाई ना, उनकी हर किसी से नहीं पट पाई ना। तो जो जब अलगाव हुआ तो बहुत बिटर ढंग से हुआ नीतीश कुमार और प्रशांत क्या क्या किशोर नहीं का। कहते नीतीश कुमार को, वो क्या क्या नहीं कहते। नहीं, तो अब तो कहना भी पड़ेगा ना, अब तो उनके वो विरोधी हैं, वो सीएम हैं, वो तो ये इनकम्बेंट लेकिन सीएम को तो इतनी बोलेंगे वो। कटुता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भी कई अवसरों पर कई नेताओं से अलग हुए। हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, उनसे अलग हुए। देवीलाल जी के साथ थे, उनसे अलग हुए। अभी ओम प्रकाश चौटाला जी की मृत्यु हुई, सबसे पहले पहुंचने वालों में हम थे। मुलायम सिंह जी की जिस दिन हुए, अफसोस करने वालों में, रोने वालों में थे। चौधरी चरण सिंह, उनसे अलग हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, माफ़ करना, ये जो व्यावसायिक लोग हैं वो ही ये काम कर सकते हैं। जो कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे किसी भी सेक्शन का हो, वो ये काम नहीं कर सकता। एक जो पीके के साथ जो जैसे भाजपा से जब वो अलग हाँ, हुए तो बीच हाँ, में, बोलिए। सॉरी, जी बोलिए। उनकी आर्गुमेंट पावर जबरदस्त है, मैं उसका कायल हूं। शार्प रहे। कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात से। जब वो भाजपा से अलग हुए, ऐसा शायद और जगह भी हो, तो ये उनके साथ है कि अगर वो 5 रुपए का काम करेंगे तो उसमें 50 रुपए का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वो। तो वो भाजपा के साथ भी हुआ उनका काम, उनका एक रोल होता है ना, उन्होंने नारे दिए, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि मेहनती चुनावी भी मैंने हैं। जितवा दिया, चुनावी मैंने जितवा दिया, नहीं तो आप तो हार ही जाते। वो एक पॉलिटिकल क्लास को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, कैडर है, नेता है, उसके साथ नहीं जाता। अब 2015 का आपसे बताता हूं, हम लोग बीजेपी से अलग हो गए थे और 2014 में हमारी बुरी हार हुई लोकसभा में जी। लेकिन जो नीतीश कुमार का निश्चित जनाधार था, प्लस जो आरजेडी थी ऑफ लालू यादव, दोनों मिलकर के बड़ी ताकत हुई गई थी कास्ट असेंबली कॉम्बिनेशन में तो आई गए थे। और हमने आधे पे कर दिया था बीजेपी को। और हम और बीजेपी जिस दिन मिल गए, उस दिन लालू प्रसाद जी की पार्टी दो एमपी की पार्टी रह गई। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी होगी कि आप उन सवालों को जनता के, जैसे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, सही है, शायद इन्हीं का नारा था। हाँ, इन्हीं का नारा था। अच्छा था वो नारा, 2015 के चुनाव। 15 का, उसका गाना भी बना था, मुझे याद है। तो आप कह रहे हैं इनकी यूटिलिटी इतनी ही है, कैच फ्रेजेस देना। ऑल माई लव फॉर हिम, बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है, ठीक है ना। और जो एनडीए है, एक तो मैं 2-3 चीजें, मतलब ये नॉन पॉलिटिकल इशू बीच में कूद गया। एक तो वहाँ लीडरशिप पे कोई विवाद नहीं है जो रोज मीडिया में आता है, तो आपका बढ़िया चैनल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक, हम शपथ पूर्वक कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। नंबर 3, जितने भी गठबंधन के साथी हैं सारे के सारे इकट्ठे हंस मिलकर क्यों रहे चुनाव लड़ेंगे। नंबर 4, हमारा सीटों के बंटवारे पे कोई विवाद नहीं होगा। अब इससे आगे बताइए, चलिए, आपको शपथ क्यों लेनी पड़ रही है? इसलिए लेनी हम पड़ रही है कसम खाते हैं हम कि बीजेपी आप से अलग लोगों नहीं ने, होंगे। आप लोगों ने तो, अब ऐसा है कि नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने अप्लाई तो नहीं किया ना कहीं। लालू जी का आ गया कि हमारे साथ आ जाइए, हमारा कोई बयान देखा आपने क्या? तो जो मैन्युफैक्चर्ड इश्यूज हैं उनका क्या करें? और भाई नीतीश कुमार है, उन पे बाहर है, तो कोई ललचाई आंखों से देख रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे मना करें? सर, आरजेडी में भी कितनी ताकत बची है? देखिए, आरजेडी का एक तो जो मुस्लिम मतदाता है वो इस समय सबसे जागरूक मतदाता है, उसको अपने शत्रु की और मित्र की पहचान है। उसका बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ जाता है। यादों में जरूर एक चीज आई है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी कास्ट या क्लास पैदा हो गई है। उनका खाली आरजेडी से अकेले पेट नहीं भरता, वो कांग्रेस में भी जाते हैं, जेडीयू में मिनिस्टर हैं। हमारे यहाँ सबसे पावरफुल मिनिस्टर जो ऊर्जा मंत्री हैं, यादव जी, विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र यादव। हमारे डिप्टी स्पीकर हैं यादव जी, और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं। बीजेपी में जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, उनसे लेकर के और कई, भूपेंद्र तो यादव जो यादवों के अंदर एक जो महत्वाकांक्षी क्लास पैदा हो गई है, वो आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। और वो सब पार्टियों में जा रहे हैं और धीरे 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 आप पता लगाइए। पिछले चुनाव के मैं तो सोच रहा था बहस होगी, तो मैं आंकड़े भी लेकर आया था कैसे वो घट रहा है उनका। यादवों के बीच में जनाधार लालू यादव का, नहीं तो ये लालू जी के थोड़ा कम एक्टिव होने की वजह से भी है क्या? क्योंकि लालू जी ने लड़ाई लड़ी थी, वही जो बुनियादी सवाल मैं कह रहा हूं। लालू ने गाली खाई थी, लालू ने पत्थर खाए थे,
लालू में माँ बहन की भी गाली खाई थी, माफ करना, आरक्षण लगने पर। इन्होंने तो बैठे बैठाए मिली सारी चीजें। तो जो कमिटमेंट लालू के लिए था वो तेजस्वी यादव के लिए कैसे हो जाएगा? कल्याण सिंह ने गाली खाई थी, योगी गाली खा रहा है, तो उनके साथ जुड़ रहे हैं लोग। ये खाली अब ऐसा ही नहीं होगा, ये वो नहीं रहेगी, ये चॉकलेट की पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। आपको जिन वर्गों की वोट लेनी है उनके लिए तकलीफ भी खटना पड़ेगा उनको। हम वीपी सिंह के साथ थे, मुझको देवीलाल जी ने कहा तू अगर इसके साथ गया तू बम गोले से मारा जाएगा, इसको उड़ा देगा कोई वीपी सिंह को। हम मंडल समर्थक थे ना, तो वीपी सिंह ने को कम गाली नहीं खाई। राजा नहीं ये रंग है, देश पे कलंक है, पता नहीं क्या क्या नारे लगते थे मंडल के बाद। तो जब आप किसी इश्यूज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं और एग्रेसिवली करनी पड़ती है कई बार, तो गाली खाते। अटल जी ने नहीं खाई, अडवाणी जी ने खाई। प्रधानमंत्री तो अटल जी बने। वो मध्यमार्गी थे। तेजस्वी यादव, लोग बहुत से लोग कह रहे हैं चूक गए तेजस्वी इस पूरे मामले में। उनकी अपनी अलग ढंग की राजनीति है। उनको लगता है कि उनके पास एक परंपरागत वोट बैंक है। सबसे पहली बात तो वो हो गई। और दूसरी, तेजस्वी ने जितनी भी राजनीति की है वो आराम तलबी की राजनीति की है। सड़क पे तेजस्वी या तेज प्रताप दोनों ने, मैंने दोनों का नाम लूंगा, कोई संघर्ष नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया। उनको बना बनाया पका पकाया थाली मिला हुआ है जिसको वो खा रहे हैं। उसके लिए वो और कितनी मेहनत करेंगे क्या, वो उनके नेचर में नहीं है। सड़क पर धक्के खाना ये तेजस्वी या तेज प्रताप या मीसा भारती के बस की बात नहीं है। आप समझ सकते हैं उनकी कमजोरी कहाँ है। और हाँ प्लीज। हाँ, तो मैं यही आपके साथ बताना चाह रहा था कि वो सड़क पे उतर के संघर्ष करने वाले लोगों में से नहीं है। जो पका पकाया मिल गया है उसको हजम कर लें, उसको पचा लें, उससे ही उनका काम हो जाएगा। और वो अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं तेजस्वी इस बात की। सर जो कह रहे हैं कि मतलब अब पॉलिटिक्स सेट है, बिहार में बाइपोलर पॉलिटिक्स है, क्लियर है, लालू कैंप और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाइपोलर है। वहाँ छोटी छोटी जात की पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। जैसे वीआईपी की पार्टी आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देख लीजिए, पासवान की पार्टी देख लीजिए, एक माझी जी की पार्टी देख लीजिए, सभी के नाम मैं गिना चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइपोलर ही है कि दो ध्रुव हैं। हाँ, न्यूक्लियस के लिए जो है आपको बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो और नीतीश कुमार के पास एक बार्गेनिंग पावर है, वो शानदार इस्तेमाल करते हैं उसका। कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार खुद अपने बल पे चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जिसके साथ खड़े होंगे उसको वो चुनाव जिता ले जाएंगे। ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए वो समय समय पर नीतीश कुमार के नखरे भी उठाती है। और उठाने पड़ेंगे, अभी भी उठाने पड़ेंगे, बिल्कुल उठाने पड़ेंगे। देखिए आप सोचिए 2025 के चुनाव में, 2020 का चुनाव मुझे याद है, नीतीश कुमार पूरे पोस्टरों से गायब थे। एक पोस्टर नीतीश कुमार का आपको पूरे बिहार के चुनाव में नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी जीत कर आई एनडीए, क्योंकि बीजेपी ने उस तरह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट उस वक्त किया था। और आपको पता है एआईएमआईएम के 5 विधायक अगर वो आरजेडी को मिल गए होते तो आरजेडी की सरकार वहां पे बन गई होती थी। आरजेडी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई थी 2020 के बाद में। उन्होंने एआईएमआईएम वालों को तोड़ के अपने तरफ किया, जो भी किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वहां पे एक बड़ी फोर्स बन के आ गए थे उन चुनाव के अंदर। एक पॉकेट में उनको सीमांचल के 5 सीटें मिली थी। ये बात अलग है कि एआईएम टूटी और 5 विधायक मेरे ख्याल से सर आरजेडी में चले गए। तो ये अगर छोटी छोटी इक्वेशंस नहीं होते ना, तो वो जो बार्गेनिंग पावर है नीतीश कुमार। अब देखिए 2025 के चुनाव हैं, अब एनडीए की जरूरत, केंद्र में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। आज इतना रिलेवेंट हो गए, आज इतना रिलेवेंट हो गए। जिन नीतीश कुमार को हम खत्म मान चुके थे, मतलब वो किस्मत के इतने धनी हैं कि आज नीतीश कुमार जो चाहे भारतीय जनता पार्टी से वो करवा सकते हैं वो। और इसीलिए बार बार कह भी रहे हैं, उन्होंने कल भी सफाई दी, शनिवार के दिन उन्होंने सफाई दी। नहीं साहब, 2 बार गलती हो गई, अब नहीं। 48 घंटे में 2 बार बुद्धि दे चुके हैं। दो बार वो त्यागी जी बैठे हैं साहब, ये बात तो साफ हो जाए। ये आपको लगता है ये 2020-25 का इलेक्शन नीतीश लालू युग का आखिरी इलेक्शन है? देखिए, उम्र के हिसाब से भी ऐसा नहीं कि मतलब कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी खत्म हो गई।
आज मैं किसी चर्चा में देख रहा था कि भाई लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन से, किसी और वजह से देख रहा तो देखा 10वें नंबर पे नीतीश कुमार जी का नाम है। 18 साल कुछ 144 दिन से चीफ मिनिस्टर हैं। और क्योंकि मैं गवर्नेंस ट्रैक करता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी युग का उदय नहीं हुआ था उसके पहले 2 लोग जो सुशासन के लिए माने जाते थे, वो चंद्रबाबू साउथ में, उनको गवर्नेंस के लिए, और यहाँ पे सुशासन बाबू, उनको इनाम भी मिले। मैं गवर्नेंस स्कूल में जाता था तो मैं जो मॉडर्न वर्ड जो बोल रहा हूँ उसमें किताबें लिखी जाती थी इनके ऊपर कि इन्होंने साइकिल किसी कैसे चलाई, गन कंट्रोल कैसे करा, इन्होंने सड़कें कैसे, छोटी गाँव की सड़कें जो प्रधानमंत्री की होती थी या फिर इनकी होती थी। बल्कि पीके ने एक इंटरव्यू में कहा था जब भी नीतीश कुमार जी के साथ थे कि नीतीश कुमार एक ऐसा नमक है जिनके बिना कोई खाना बन ही नहीं सकता। मतलब बहुत है छोटी सी चीज़, लेकिन खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगा। तो नीतीश कुमार देखिए हम चर्चा भी पर मैं एक बात नमक नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ जो पीके के शब्द मैं एक बात बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार बहुत बाद में मुख्यमंत्री बने, पहले नरेंद्र मोदी जी बन चुके थे 2001 के अंदर। पहली बार कब बने? 2005 में बने। 2004 2005 में बने। नहीं, 2004 में कुछ दिन के लिए बने थे। फिर राष्ट्रपति 2005 में फिर दोबारा पूर्व प्रेसिडेंट बने। फिर उसका एक किस्सा मैं में जरूर सुनाऊंगा भाई, अपनी बात खत्म करने से पहले। सर सुना दीजिए फिर अब। ऐसा है कि रामविलास पासवान अलग लड़ रहे थे, लालू जी अलग और एनडीए अलग, हम लोग 29 सीट रामविलास जी की पार्टी को आ गई। उनमें से कुछ एमएलए टूट करके हमारे साथ आ रहे थे एनडीए में। जॉर्ज के घर पे मीटिंग हुई थी, 2 आदमी जिंदा है इसलिए सुना रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडीज, नीतीश कुमार, शरद यादव, प्रभुनाथ सिंह, ललन जी और मैं, और दिग्विजय सिंह की डेथ होगी। हम सब लोग बैठे हुए थे। तो एक बड़े नेता ने प्रस्ताव रखा, भाई ये एमएलए टूट करके आ सकते हैं लेकिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार खड़े हो गए कि इस सब के बाद अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मैं इस रेस से बाहर हूं, और उठ के चले। क्या बात, ये नीतीश कुमार भी था। क्या बात है। आज तक किसी ने इस मामले में उस पर उंगली नहीं उठाई। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, हम जाते हैं बदल करके, और जब आते हैं तो जो हमें एक्सेप्ट करते हैं वो भी दल बदलू नहीं है क्या? वो भी तो पलटी मारते हैं, हम ही मारते हैं खाली। That's a good explanation. सर लेकिन वो सही कह रहे हैं आप, सोचने का नजरिया है, वो भी तो बार बार स्वीकार करते ही हैं सबको। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में, परिवारवाद के मामले में, काम के बदले अनाज योजना, इस मामले में वो अगर मैं कहूं कि 1-2 जो देश के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने 48 साल उनके साथ काम किया है, इसमें उनका कोई सानी नहीं। और जात भी उनकी बड़ी नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं आंकड़े लेकर आया हूं। 15 से लेकर के 28% तक वोट उस आदमी को मिलता रहा, उसकी पॉलिटिकल यूटिलिटी है। और सबसे पहले उनकी इस एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को अटल बिहारी वाजपेयी ने माना था। हमारी पार्टी छोटी थी, मुख्यमंत्री बनाने का काम अटल जी ने किया था। तो अटल जी आज भी हमारे पूज्य हैं, उनकी जो जन्मतिथि है और पुण्यतिथि है, हम बीजेपी वालों के बराबर ही मनाते हैं। फिर अब समय नहीं रह गया, लेकिन आप आते हैं तो मन करता है सुनते ही जाएं आपसे। ये बात सही है सर, आप तो बीजेपी के साथ अच्छे चल ही रहे थे ना। आपने भी कहा नीतीश जी को मुख्यमंत्री अटल जी ने बना दिया, बढ़िया ही चल रहा था। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग गई, इसी वजह से थोड़ा नहीं, वो उस समय स्कोप था। मैं आज भी कहता हूँ, ही वाज पीएम मटेरियल। क्यों, व्हाई नॉट? आप मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी बने, वो बने, उस समय तो वैक्यूम था अटल जी के बाद। एंड ऑफ कोर्स राहुल गांधी वाज नो चॉइस। इजी नाउ? इट इज फॉर द कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड। मतलब तो उस समय एक चेहरा था ही। आप याद करो 2010 के चुनाव में 242 के हाउस में 118 सीटें नीतीश कुमार की आई थी। एंड यू नो हाउ मेनी आरजेडी? 22। मुख्य विपक्षी दल नहीं था। ये क्रेडिबिलिटी थी नीतीश कुमार की। मुझे याद है 2010 का चुनाव में शो करता था एक चैनल के ऊपर। और सुनो, तब ऊंचे पैमाने पे मुसलमानों के भी बड़े हिस्से ने वोट किया था। अच्छा। मुस्लिम महिलाओं से पूछते थे किसको वोट दे के आए हो? नीतीश कुमार को। तो वो पीक था नीतीश कुमार का, तब लोग कहते थे दैट ही इज ए पीएम मटेरियल। अब सर देखिए, चुनावी साल है इस साल में, और नीतीश जी ने इतने बरस तक अपने आप को प्रूव किया है। ये मुझे लगता है कि अगर उम्र के पैमाने पर ही अगर कहें, मे बी अगर ये उनकी आखिरी लड़ाई है, तो देखते हैं नीतीश जी का दम। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका। शांतनु जी, बहुत शुक्रिया आपका।